हाय दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल 21 यानी प्राइवेसी और लाइफ और अरेस्ट देखा जाए तो इंट्रोगेशन इन कस्टडी, अरेस्ट प्रो एंड पुलिस रिमांड एंड जुडिशरी कस्टडी के बारे हमने बहुत ही विस्तार से समझा था। और आर्टिकल 20 के बारे में 23 के बारे में भी समझा था, जिसके अंदर ट्रैफिकिंग एंड देखा जाए तो बेगारी यानी बॉन्डेड लेबर यानी फोर्स्ड जो लेबर होती है उससे संबंधित हमने बहुत चीज़ें सारी समझी थी। और आप आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपने और रिवीजन भी की होगी। हम समझेंगे इस वीडियो में आर्टिकल 24 के बारे में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। आर्टिकल अनुच्छेद 24 के अंदर, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इसमें क्या हमें ज़रूरत है और क्या इसके अंदर दिया गया है। अगर जो आप किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित कहीं भी अगर जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज के बाद कभी भी आपको डाउट नहीं होगा। जैसा आपको पता है कि आर्टिकल 24 के अंदर बाल नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट बैन है। ठीक है, आर्टिकल 24 के अंदर इसमें देखा जाए तो जो भी 14 साल के से 14 साल से कम के बच्चे हैं, 14 साल तक के, वो उनको किसी भी काम में नहीं लगाया जा सकता। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में हो गया, किसी कारखाने में, यानी जैसे मान लीजिए कालीन बनाने में, उस तरह के काम में नहीं लगाया जा सकता। जैसे मान लीजिए माइनिंग से संबंधित अगर जो कोई भी काम हो रहा है, कहीं भी मान लीजिए खुदाई हो रही है कोल की, या कहीं भी कोई भी खुदाई हो रही है, तो वहाँ उस काम में किस बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, 14 साल से अंदर के बच्चों को। और देख लीजिए जैसे डेंजरस काम हो जाए, जैसे मान लीजिए पटाखा उद्योग हो गया, जैसा वो मैंने इसमें बनाए हुए, मान लीजिए पटाखा उद्योग हो गया, ये मान लीजिए माइनिंग से संबंधित हो गया, और ये मान लीजिए फैक्ट्री से हो गया। तो इसमें देखा जाए तो इन 14 साल तक के बच्चों को इन काम में नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये काम बहुत ही डेंजर बोले जाते हैं। और अगर जो इनमें कोई भी बच्चा काम करते हुए पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है। ठीक है, अगर जो देखा जाए तो आपको पता ही होगा कि पटाखा के लिए फेमस तमिलनाडु में एक जगह है शिवकाशी। ठीक है, शिवकाशी एक बहुत अच्छी बहुत फेमस जगह है तमिलनाडु में, जहाँ पे पटाखा उद्योग चलाया जाता है। ठीक है, तो देखा जाए तो वहाँ भी बच्चों को इस काम में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे नेक्स्ट समझते हैं हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जब देखा जाए तो आर्टिकल 25 और 28 तक दिया गया है। इससे संबंधित धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल 25 से 28 तक के अंदर दिया गया है। अब समझते हैं 25 यानी आर्टिकल 25 के अंदर। तो इसमें देखा जाए तो अंतःकरण यानी कॉन्साइंस, अगर जो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के बारे में अंतःकरण यानी कॉन्साइंस से अंतःकरण से मानना चाहता है, किसी भी धर्म को मानता है, अंतःकरण यानी मन से उसे मानता है। मान लीजिए कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं, देखा जाए तो मैं सभी धर्मों का सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, तो अंतःकरण से सब कोई, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो हिंदू संबंधित हैं। और जैसे मान लीजिए कोई देवी देवताओं की कोई आरतियाँ हो गई, कोई भी गाने हो गए, या मान लीजिए कोई भी मुस्लिम से संबंधित मान लीजिए कव्वाली हो गई, या कोई भी उस तरह के गाने हैं, तो अंतःकरण से हम लोग गाते हैं, तो वो अंदर से मानते हैं, गाते हैं, तो उसमें कोई हुई स्वतंत्रता दी गई है 25 के अंदर, यानी आर्टिकल 25 के अंदर अंतःकरण का मतलब अंदर से मान सकते हैं, उसमें कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई भी व्यक्ति मान सकता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो इसमें धार्मिक कार्य कर सकते हैं आप, आर्टिकल 25 के अंदर धार्मिक कार्य कर सकते हैं, ये कोई भी रीति रिवाज कर सकते हैं, धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, आर्टिकल 25 के अंदर दिया गया है। अगर जो आप अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आर्टिकल 25 के अंदर कहा गया है कि आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसके अंदर देखा जाए तो आप जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए सिख है, ठीक है, तो वो कृपाण रख सकता है। और मान लीजिए दूसरा देख लीजिए हिजाब, जैसे आपने देखा होगा कि मुस्लिम औरतें देखा जाए तो हिजाब पहनती हैं। ठीक है, तो उसका बोल दिया जाए तो इसके बारे में बात की गई है। अगर जो कोई मान लीजिए हिंदू बोलते हैं तो हिंदू औरतें क्या करती हैं, सिंदूर लगाती हैं, तो उसकी स्वतंत्रता इसमें दी गई है आर्टिकल 25 के अंदर।
तो इसमें देखा जाए तो इस तरह की बात की गई है आर्टिकल 25 के अंदर। अब हम समझते हैं नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 के बाद में देखते हैं हम लोग, जैसे बोल दी जाए आर्टिकल 26, इसमें देखा जाए धार्मिक कार्यों का प्रबंधन के बारे में दिया गया है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन से मतलब आपने समझा होगा, जैसे मान लीजिए स्थापना कोई भी चीज की, अगर जो आप किसी भी मंदिर की स्थापना कहीं भी है, किसी भी मस्जिद की स्थापना या किसी भी गुरुद्वारे की स्थापना करना चाहते हैं तो वहां पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो संपत्ति, जब भी आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे होते हैं जहाँ पे मैं तो मानता हूँ गुरुद्वारे में जो होता है तो वो लोग कभी भी, जो आप व्यक्ति जो दान देते हैं ठीक है, लेकिन कभी भी वहाँ पे देखा जाए बहुत ज़्यादा सुविधाएं देते हैं गुरुद्वारे वाले। वहाँ पे देखा जाए लंगर लगा रहता है, आप कभी भी जाओ कहीं भी खा सकते हैं, कभी भी वहाँ पे हमेशा वहाँ पे लंगर चलता रहता है। लेकिन बाकी रिलीजन में देखा जाए तो वहाँ पे हिंदू में ही देख लो या दूसरे उसमें देख लो, तो उसमें देख लिया जाए तो बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कोई प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसमें देख लिया जाए एक लड्डू में या कोई भी एक नारियल में जाने कितने टुकड़े करते हैं और थोड़ा थोड़ा सबको देते हैं, बाकी अपने पास रख लेते हैं। लेकिन वही गुरुद्वारे में देखा जाए तो सभी को फ्री में खाना खिलाते हैं और हमेशा देखा जाए तो हमेशा बहुत ज़्यादा वो लोग सभी का की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो इस तरह होना चाहिए, सोसाइटी की हेल्प करना चाहिए रिलीजन के हिसाब से, नहीं तो रिलीजन के हिसाब से बहुत सारे ऐसे धर्म देखा जाए मंदिर मस्जिद तो जो लूटने में लगे रहते हैं। तो इसमें देखा जाए आर्टिकल 26 के अंदर धार्मिक कार्यों का प्रबंधन के बारे में जानकारी है। इसमें आप कहीं भी कोई भी मंदिर स्थापित कर सकते हैं, संपत्ति देखा जाए तो वैधानिक खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें सामूहिक स्वतंत्रता है, यानी कोई भी अगर जो आप समूह के माध्यम समूह बना के अगर जो आप अपने मंदिर के लिए कोई भी काम करना चाहते हैं तो वहाँ कर सकते हैं। इसमें बात की गई है 26 के अंदर, आर्टिकल 26 के अंदर, ठीक है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन के बारे में दी गई है जानकारी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखा जाए तो आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 का मतलब होता है जब भी आप लोग इसमें देखा जाए तो धार्मिक कार्य होती लघु धन पर, जो भी मतलब धर्म, मान लीजिए आप कोई भी मान लीजिए कोई मंदिर में कोई भी धन है या मस्जिद में कोई भी धन है किसी में, तो उस जो भी धन है लगे धन पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो भी धार्मिक कार्य में हेतु लगे हुए धन पर टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। लेकिन अगर जो वहीं पे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे आपने मंदिर देखे होंगे जहाँ पे अगर जो आप पूजा करना जाना चाहते हैं तो उसमें दो लाइनें होती हैं। एक तो एंट्री फीस अगर जो आप देंगे तो उसमें जल्दी से जल्दी उसमें काम हो जाता है, आप लोग दे सकते हैं। तो एंट्री फीस अगर गवर्नमेंट चाहे तो लगा सकती है, क्योंकि एंट्री फीस मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस टाइम पे देखा जाए तो बहुत सारे मान लीजिए करप्शन होता है, ठीक है। और करप्शन का रोकने का माध्यम ये है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको करप्शन को रोक सकती है। जैसे मान लीजिए दो लाइन बना दे, एक तो जिसको जल्दी जल्दी कराना है तो एंट्री फीस दे के उसको फटाफट दो लाइन बना दे, तो मतलब उसको पैसे दे के फटाफट कर लेगा। या मान लीजिए जिसको नहीं पैसे देना है तो अपना लाइन से लगा के देर में होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए जल्दी जल्दी होगा तो उसको फैसिलिटी जल्दी देगी और जल्दी से अपना काम करके चला जाएगा। तो इसी तरह ये है, एंट्री फीस में दो लाइनें होती हैं। मान लीजिए कोई भी जाता है एंट्री फीस के माध्यम से तो उसको जल्दी जल्दी काम कराने की कोशिश की जाएगी, गवर्नमेंट उसको काम कराने। तो एंट्री फीस अगर चाहे तो गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए कोई पूजा करने जाना चाहता है, उसे दूसरी जगह काम करने जाना है और अगर जो उसके पास टाइम नहीं है तो एंट्री फीस दे के फटाफट पूजा करके अपना दूसरा काम कर सकता है, यानी टाइम से पहले उसका जल्दी से खत्म हो जाता है काम। तो इसके माध्यम से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट चाहे किसी भी मंदिर में एंट्री फीस लगा सकती है। और आपको पता ही होगा कि बहुत सारे मंदिर में गवर्नमेंट एंट्री फीस के लिए पर्ची देती है, एंट्री फीस लगा के रखा है, ठीक है। तो हम समझते हैं तो अगर जो भी टैक्स होगा, जो भी मंदिर की संपत्ति होगी तो उस में टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर जो गवर्नमेंट एंट्री फीस लगाना चाहती है तो एंट्री फीस ले सकती है। आर्टिकल नेक्स्ट समझते हैं आर्टिकल 28 के बारे में। आर्टिकल 28 के बारे में देखते हैं, जैसे बोल दीजिए आपने देखा होगा कोई भी जब भी सरकारी खर्च से कोई भी स्कूल या कॉलेज जब चलते हैं तो वहां पे बोला गया है कि वहां पे कोई भी रिलीजियस, यानी कोई भी रिलीजियस मतलब शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी उस स्कूल में, उस कॉलेज में। क्योंकि बोलते हैं सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान सरकार के माध्यम से चलते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह आर्टिकल 28 के अंदर कहा गया है।
इसमें देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग जाते हैं किसी स्कूल में पढ़ने, तो वहाँ पे रिलीजियस शिक्षा नहीं दी जाती है, क्योंकि वो उसमें देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 28 के अंदर कहा गया है, इसलिए नहीं दी जाती। नेक्स्ट हम समझते हैं, इसलिए बोल दिया जाए तो ये रिलीजियस एजुकेशन बैन है टोटल गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट, तो आर्टिकल 28, 29 एंड 30 के अंदर देखा जाए तो शिक्षा एंड संस्कृति के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो इसके अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 29 एंड 30 में। तो आर्टिकल 29 के अंदर देखा जाए तो अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के बारे से वंचित नहीं कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कहीं भी क्लास चल रही है, ठीक है, ठीक, और मान लीजिए बहुत सारे आपने देखा होगा कि जैन में दो चीजें होती हैं जैन धर्म में, एक हो गया दिगंबर, एक बोल दिए श्वेतांबर, ठीक है। मान लीजिए दिगंबर वाले, आपको पता ही है कि दिगंबर वाले कपड़े नहीं पहनते। अगर जो शिक्षा लेना चाहते हैं तो वो किसी भी संस्थान में जाकर शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल उनको तो ठीक है कि भाई हम कपड़े नहीं पहनते, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, तो मान लीजिए उसके बगल में बैठ जाएगा तो उसको ठीक नहीं लगेगा ना। तो मान लीजिए अगर जो वो अपना चाहते हैं शिक्षा लेना तो वो ले सकते हैं, लेकिन अगर जो वो नहीं चाहते हैं तो वो अपना खुद का कोई भी संस्थान खोल सकते हैं। इसके बारे में आर्टिकल 30 के अंदर कहा गया है, अगर जो अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी अगर जो अपना कोई भी संस्थान खोलेंगे तो सरकार उन्हें धन उपलब्ध कराएगी, यानी प्रोवाइड कराएगी, जिसके माध्यम से वो अपना संस्थान चला सकते हैं, और उस गवर्नमेंट उनको टीचर भी प्रोवाइड कराएगी। तो इसके माध्यम से देखा जाए तो जो भी माइनॉरिटी है अगर जो शिक्षा लेना चाहती हैं तो वो दूसरे संस्थान भी जा सकती हैं, लेकिन अगर जो कंफर्टेबल नहीं है तो वो कोई खुद का संस्थान खोल सकती हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी, यानी उसकी उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। तो इसमें देखा जाए तो आर्टिकल 30 के अंदर कहा गया है। तो ये आपको हो गया एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स हो गए, शिक्षा एंड संस्कृति का अधिकार हो गया आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर। अब समझते हैं, देखा जाए तो आपने देखा होगा कि आर्टिकल 31 के अंदर देखा जाए तो हमारे प्रॉपर्टी राइट यानी संपत्ति से संबंधित अधिकार दिए गए थे, ठीक है। लेकिन आपको पता ही होगा कि जब भी 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था, और कानूनी अधिकार बना दिया गया था तब इसको 3 यानी 301 ए के अंदर, यानी 300 ए के अंदर रख दिया गया था। कानूनी अधिकार का मतलब यह है, और लेकिन इसमें आर्टिकल 19F के अंदर खरीदने या संरक्षित रखने यानी सुरक्षित रखने का अधिकार है। कानूनी अधिकार का मतलब यह होता है, जब अब पहले देखा जाए तो पहले क्या था कि हमारे पास जब फंडामेंटल राइट्स थे तो तब हमारा फंडामेंटल राइट्स संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन इसके अंदर देखा जाए तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती थी। तभी इसने देखा कि 44th जब अमेंडमेंट हुआ 1978 में, तब इसको कानूनी अधिकार इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर जो कोई भी गवर्नमेंट की वहाँ कहीं भी किसी भी जगह विकास करना चाहती है, डेवलपमेंट करना चाहती है, तो संपत्ति के अधिकार में लैंड से संबंधित लोगों का फंडामेंटल राइट्स है, तो वहाँ पे छेड़खानी नहीं कर सकती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको कानूनी अधिकार बनाया कि अगर जो गवर्नमेंट वहाँ विकास करना चाहती है तो उसके हिसाब से वहाँ की ज़मीन गवर्नमेंट ले सकती है और वहाँ विकास करा सकती है, और जो भी उसका पैसा होगा उसको गवर्नमेंट उस व्यक्ति को प्रोवाइड कराएगी। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इस टाइम पे इसको मतलब संपत्ति का अधिकार ये खत्म हो गया आर्टिकल 31, और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसको देखा जाए तो इस टाइम पे 300 ए के अंदर रखा गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित इस तरह आप लोग समझते हैं तो इस तरह आप लोग कभी भी अपनी चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके से अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सके और समझ सके, कहीं भी कोई भी चीज़ पूछे तो बता सके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर जो आप लोग कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आपको पता है कि क्या करना है, तो आप लोग रह सकते हैं, और इस वीडियो को आप अच्छे से रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।